डूइंग बिजनेस इन कनाडा। आज की इस वीडियो में हम इंतहाई अहम मालूमात शेयर करेंगे। तो अगर आप कनाडा में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है। हम मुंदरजा झील टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। डूइंग बिजनेस इन कनाडा, प्रोसीजर टू स्टार्ट कंपनी, टाइम एंड कॉस्ट, बिजनेस स्ट्रक्चर एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, डिपार्टमेंट इन्वॉल्व्ड इन ओपनिंग बिजनेस। तो तफसील से समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। हमारे पास टॉपिक है कि हम बिजनेस कनाडा में कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक रिपोर्ट है 2020 की, जिस पर मैंने प्रेजेंट करने लगी हूँ। तो फर्स्ट ये कि बिजनेस अब ये है कि इस कंप्लीट रिपोर्ट में काफ़ी सारी डायमेंशन जो हैं वो कवर की गई हैं कि हम कैसे बिजनेस वहाँ पे कनाडा में स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं इसको भी हम कवर करेंगे। हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन परमिट के साथ किस तरह डील करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी किस तरह लेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कैसे करेंगे, क्रेडिट कैसे लेंगे, अपनी माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे, टैक्स कैसे पे करेंगे, और बॉर्डर्स के अक्रॉस किस तरह ट्रेडिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से इन्फोर्स हो रहे हैं, और इंसॉल्वेंसी को किस तरह रिजॉल्व करेंगे। इन सबको हम आज डिस्कस करेंगे आगे अपनी इस प्रेजेंटेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि स्टार्टिंग अ बिजनेस, ये जो टॉपिक है ना बेसिकली हमें इसमें ना हम बिजनेस को किसके स्टार्ट करने का प्रोसीजर क्या है, उसमें हमें कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट होगी, हमें कितना पेड इन कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, सबसे एक लिमिटेड लाइबिलिटी को स्टार्ट करने कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, और उसको किस तरह फॉर्मली ऑपरेट कर सकते हैं, वो सब कुछ हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर को कि हम किस तरह कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हम उसमें प्री रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिसमें हमारे पास आ जाएगा हमारे कंपनी के नेम की वेरिफिकेशन आ जाएगी, उसकी रिजर्वेशन आ जाएंगी, उसकी नोटराइजेशन आ जाएगी, ये सारे प्रोसेस होंगे। नेक्स्ट हम उसको रजिस्टर करवाएंगे इकोनॉमी के लार्जेस्ट बिजनेस सिटी में, जो जैसे वहाँ पे ना अगर हम एक बैकवर्ड जगह पे चले जाएं जहाँ पे कोई इतनी इकॉनमी है नहीं और हमारी बिजनेस की ग्रोथ काफ़ी इफेक्ट करेगी, तो इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि हम ज़्यादा लाइक इकोनॉमिक लार्जेस्ट सिटीज़ बिजनेस सिटीज़ में अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाएं। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन होगी वहाँ पे हमारी, और कंपनी सेल भी होगी। नेक्स्ट है कि हम अपने इसमें ना इन कनाडा में इन्होंने एक ये बात डिस्कस की है कि ना एक अगर कोई बंदा जा रहा है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसका शादीशुदा होना बहुत ज़रूरी है कि वो शादीशुदा होगा। और नेक्स्ट है कि उसमें ये कि अब वो शादीशुदा है तो उसको अपने जो वाइफ है या स्पाउस है, अगर वो फीमेल है तो वो अपने हस्बैंड से ज़रूर लेगी अप्रूवल, और अगर वो मेल है तो अपनी वाइफ से ज़रूर अप्रूवल लेगा स्टार्ट बिजनेस को रजिस्टर कराने से पहले या अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने से पहले, ऐसा वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि जितने भी जेंडर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए, उन सबको वो लेगा, उनको फिल करके वो सबमिट करवाएगा। अब बात आती है कि इसमें टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है। ये टोटल 4 प्रोसीजर्स है जो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको ज़रूरी करने होंगे। तो अब ये कि एक प्रोसेस जो है ना वो सिर्फ एक दिन में ही होगा। ये नहीं हो सकता कि हम 2 प्रोसेसेस को एक साथ करें कि जल्दी जल्दी में, ऐसा नहीं हो सकता। हर प्रोसेस जो है अपने प्रोसीजर जो है वो अपने एक कंप्लीट डे में होगा। ये हो सकता है कि हाँ एक प्रोसीजर मिनिमम हाफ डे ले और हाफ डे में कंप्लीट हो, और ये प्रोसीजर तब कंप्लीट माना जाएगा जब उसको एक फाइनल डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएगा बिजनेस ओनर को, तब ये कंप्लीट हो जाएगा और वो नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट प्रोसीजर से कंटिन्यू करेगा। टोटल डेज इसको 4 पड़ेंगे क्योंकि 4 प्रोसीजर्स हैं। तो नेक्स्ट ये है कि कॉस्ट कितनी पे करनी होगी। जो ऑफिशियल कॉस्ट होगी उसको रजिस्ट्रेशन के लिए से वही वो पे करेगा, कोई प्रोफेशनल फीस नहीं होगी अनलेस कि अगर वो कोई सर्विस ले रहा है लॉ से, कोई जैसे कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह में, जब तक वो नहीं लेता तब तक उसको कोई प्रोफेशनल फी नहीं पे करनी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि पेड इन कैपिटल किस तरह वो मिनिमम किस तरह वो करेगा पे, मतलब पहले करना है कि बाद में करना है, वो डिपेंड करता है कि अगर वो पहले करवा देता है अपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले
तो वो थर्ड पार्टी के साथ करवाएगा और सेकेंड रजिस्ट्रेशन से पहले करवाएगा। और अगर वो रजिस्ट्रेशन से पहले नहीं करवा सकता तो अपनी जो उसकी कंपनी के जितने भी बिजनेस वो स्टार्ट कर रहा है तो उसकी जो कह सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट होने से 3 मंथ्स पहले उसको ये जितने भी उसके पेमेंट कैपिटल है उसको वो डिपॉजिट करवा देने होंगे। फिर बात आती है कि बिजनेस किस तरह होगा। बिजनेस एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होगी और ये कंपनी इकोनॉमी की लार्जेस्ट बिजनेस सिटीज में ऑपरेट करेगी। और ये बेसिकली या तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकती है, कमर्शियल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकती है, प्रोडक्शन भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है, पब्लिक गुड्स या सर्विसेज ये सब कुछ कर सकती है। और इसमें ये होगा कि ना ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे बिजनेस स्टार्ट ना हो रहा हो, ये कोई यहाँ वहाँ पे कनाडा के लिए एक कह सकते हैं कि उसकी ग्रोथ उसकी इकोनॉमी के लिए भी एक बेनिफिट हो, तभी वहाँ पे हम एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 100% डोमेस्टिकली ओन होगा और उसके 5 ओनर्स होंगे बेसिकली। उसमें फर्स्ट ये होगा कि जो वो एक लीगल एंटिटी हो, जो 5 बिजनेस ओनर होंगे जिसमें से कोई भी एक लीगल एंटिटी नहीं होगा। फर्स्ट बिजनेस ओनर जो होगा उसके पास 30% शेयर होगा कंपनी का, बाकी 2 ओनर्स के पास 20% शेयर होगा, थर्ड ओनर के पास बाकी जो 5 और 6 जो 4 और 5 जो ओनर्स होंगे उनको 15% पे करना, मतलब 15% उनके पास शेयर होगा। फर्स्ट के पास 30% हो गया, बाकी 2 के पास 20% हो गए और बाकी 2 के पास 15% हो गए। इस तरह टोटल शेयर्स होंगे कंपनी के, वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और एक लोकल डायरेक्टर होगा उनका जो वो कंपनी को मैनेज करेगा। और जैसे मतलब कंपनी के ऑपरेशन या कह सकते हैं कि कंपनी की एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है तो उसके पास 10 to 50 एम्प्लॉयज होने जरूरी है कि वो जैसे ही उनके पास मिनिमम 10 हो तो वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकते हैं। और वो डिपेंड करता है कि वो 50 भी कर सकते हैं और मोर जितना भी मोर एंड लेस वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर ये कि उनका स्टार्टअप कैपिटल उनकी इनकम से 10 टाइम्स ज़्यादा होगा और एस्टिमेटेड टर्नओवर जो होगा वो उनके इनकम से 100 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए उनके पास। और कमर्शियल प्लांट को वो लीज भी कर सकते हैं और ये नहीं है कि वो रियल एस्टेट को प्रोप्राइटरशिप नहीं कर सकते उनके साथ। फिर नेक्स्ट ये कि एनुअल लीज जो होगी वो ऑफिस स्पेस के लिए एक एनुअल लीज जो होगी वो उनकी इनकम के अकॉर्डिंगली हो के। और नेक्स्ट ये कि ऑफिस स्पेस अप्रोक्सीमेटली 9 to 9 स्क्वायर मीटर्स होना चाहिए जो कि 10,000 स्क्वायर फीट है। और ये कि उनकी जो कंपनी का जो डीड है वो ऑलमोस्ट 10 पेजेस का होना चाहिए, जरूरी है ये वहाँ पे। फिर उन्होंने बिजनेस ओनर के बारे में बताया कि कौन सा एक वो बिजनेस ओनर या एक कौन से लोग हैं जो वहाँ पे आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट उनकी ये है कि एज उनकी स्पेसिफाइड है कि वो कम से कम उसकी लीगल एज 30 इयर्स होनी चाहिए। 30 इयर्स से कम कोई भी वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट ये कि वो उसकी एक गुड हेल्थ हो, वो अच्छी हेल्थ में हो और इजीली बिजनेस को स्टेबल कर सके और अच्छे से कर संभाल सके सब कुछ, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। थर्ड ये कि उसकी जो वो मैरिड हो और उसकी जो शादी है ना, जो मैरिज है वो मोनोगेनस हो, कि वो रजिस्टर्ड हो अथॉरिटी से। ऐसे ना हो कि वो मतलब उनकी जस्ट फॉर बिजनेस के लिए वो उन्होंने शादी की हो, ऐसा कुछ ना हो। फिर ये कि अगर फिर जब वो या जो अथॉरिटीज उनके पास जाएंगी मेल और वुमेन तो मैन और वुमेन के पास, तो उनसे क्वेश्चंस किए जाएंगे उनकी इस बारे में कि लीगल सिस्टम होता है कि वो वहाँ पे पूछते हैं, फिर उसके बाद उनको कुछ लीगल इश्यूज वगैरह सारे होते हैं। तो अगर उनके कोई केस होता है कि अगर उनके क्वेश्चन या आंसर डिफर करते हैं दोनों मैन और वुमेन के, तब भी वो अपना बिजनेस वहाँ पे स्टेबल नहीं कर सकता या स्टार्ट नहीं कर सकता। फिर फर्स्ट हमारे पास आ जाता है 5 फॉर फेडरल इनकॉर्पोरेशन प्रोविंशियल रजिस्ट्रेशन और ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग सेंटर के थ्रू किया जाता है।
इसमें इसमें जो एजेंसी इन्वॉल्व है वो है इनोवेशन साइंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कनाडा। यहाँ पे ये होता है कि हमें ना अपनी ऑनलाइन फिलिंग होती है इसमें, और 200 कैनेडियन डॉलर की कॉस्ट होती है टोटल, और ये मिनिमम 5 डेज के अंदर हमें इसमें मिल जाता है, हमें ये लाइसेंस हमें मिल जाता है। और प्रोविंशियल रजिस्ट्रेशन की कोई भी फीस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ही है टोटल, तो इतना कोई खास इसमें ज़्यादा हमें काम नहीं होगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या ज़रूरी है इसके लिए, हमें फर्स्ट हमारे पास आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, सेकेंडली हमारे पास इनिशियल रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होना चाहिए, और एंड फर्स्ट और जो भी हमारे फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो होने चाहिए, प्रोविंशियल रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए। फिर एक्स्ट्रा प्रोविंशियल रजिस्ट्रेशन के लिए हमें अगर हम ओंटारियो या न्यू फाउंडलैंड या लेब्राडोर या नोवा स्कॉटिया और यहाँ पर हम कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए करवाने, वहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल करके फाइल करवाना होगा फॉर फेडरल इनकॉर्पोरेशन। और फेडरल कंपनी अगर है तो वो बिजनेस कंडक्ट करना चाहती है कैनेडियन प्रोविंस में, तो उसको भी यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर करवाना होगा इंडिविजुअली। नेक्स्ट 4 इनकॉर्पोरेशन ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं कि वो कौन कौन से इनकॉर्पोरेशन ऑप्शंस हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ नंबर, पहले ये कि उन्होंने क्या है कि नंबर नेम इनकॉर्पोरेशन भी हो सकती है, जैसे 1 2 3, जैसे उन्होंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 कहना इनकॉर्पोरेशन, ये हम नाम भी रख सकते हैं, तक कंपनी। हाँ, अगर कोई कंपनी सिर्फ नंबर के अकॉर्डिंगली अपना नाम रख रही है कि नंबर पे बेस कर रही है, तो उसके कैनेडियन डॉलर 13.8 उसको कैनेडियन डॉलर उसको पे करने होंगे, और उसकी सर्च रिपोर्ट या आर्टिकल्स वगैरह जो भी उसको फिल करना होगा वो 90 डेज के अंदर अंदर प्रोडक्शन से पहले उनको कर देना होगा। सेकेंड ये होगा कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन कि वो प्री अप्रूव नाम सेलेक्ट कर लें, जो वहाँ पे ऑलरेडी अप्रूव्ड है वो सिलेक्ट कर दें, तो वो उनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑल जो प्री अप्रूव नाम होते हैं वो NUANS सर्च पे उनको इजीली मिल जाते हैं, वहाँ पे उनको सबमिट भी करवाने होते हैं। नेक्स्ट है कि अब एक ये पहले तो हमें उनका था कि वो या तो अपने नाम के अंदर नंबर्स यूज कर ले, सेकंड ये कि वो एक रजिस्टर्ड नाम को यूज करें, थर्ड ये कि वो उससे जो वहाँ पे कॉर्पोरेशन में जो अपना नाम लेना चाहते हैं वो पहले सॉर्ट करें कि वो वहाँ पे कोई पहले यूज तो नहीं, अगर वो है तो फिर वो उसको छोड़ दें और नेक्स्ट कोई और सर्च करके अपने कॉर्पोरेशन का नाम वो रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि अगर वो जो नंबर उन्होंने सेलेक्ट किया है, जो सपोज जैसे मैंने आपको पहले बताया था 1 2 3 4 गया जो नंबर्स थे, अगर उन्होंने पहले से वो वहाँ पे प्री रिजर्व्ड है, तो उनको वो नाम भी वो नहीं रख सकते, उनको IPM नंबर स्टार्ट करना पड़ेगा, IPM नंबर से करना पड़ेगा, और वो सेम डे 5 PM से पहले पहले उनका ये काम भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि हम GST और HST के लिए किस तरह रजिस्टर करवा सकते हैं, उसके लिए हमें कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, और जितने भी प्राइवेट टर्नओवर्स हैं वो 30,000 कैनेडियन डॉलर के तक की टैक्सेबल सप्लाईज पे करते हैं, और ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को रेफर करता है। GST जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को रेफर करता है, और HST जो है हमेलाइज सेल्स टैक्स को रेफर करता है, और ये कनाडा रेवेन्यू एजेंसी से रेफर किया गया है। फिर ये कि कंपनी जो है वो 29 डेज के अंदर अपनी सेल्स स्टार्ट करने से पहले वो 29 डेज में ही अपने कंपनी को रजिस्टर करवा लेगी। इन ऑर्डर फिर ये कि उनको रजिस्टर करवाने के लिए अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम, अपना नाम, फ़ोन नंबर, नहीं, अपने ओनर या डायरेक्टर का नाम, फ़ोन नंबर और सोशल इंश्योरेंस नंबर उनको प्रोवाइड करना होगा। सेकेंडली उनको बिजनेस का एड्रेस, मेजर बिजनेस एक्टिविटीज़ सब कुछ जो रजिस्टर्ड होंगी वो सब कुछ प्रोवाइड करनी होगी, और रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन हो जाती है। वो ये वेबसाइट है http www.scra-arc.gc पे हम इजीली अपने जो
GST और HST के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं अपने बिजनेस को। फिर अब हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम अपने कंस्ट्रक्शन परमिट्स के साथ किस तरह हम डील करेंगे। तो इसमें ये होता है कि बेसिकली इस टॉपिक में या इस पार्ट में ये बात की गई है कि हम वेयर हाउस को किस तरह बिल्ड करेंगे, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, कितना टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा, कौन से लाइसेंसेस होंगे, कौन से परमिट्स होंगे जो हमें सबमिट कराने होंगे, और कौन से नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट होंगी, जो सब कुछ होगा वेयर हाउस के अकॉर्डिंग के रिलेटेड, वो सब कुछ हम डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्रोसीजर्स आ जाते हैं कि हम वेयर हाउस को किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और जितने भी क्लियरेंसेस है, लाइसेंस है, परमिट्स है, सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब कुछ सबमिट करवाना होगा। नेक्स्ट हमें जितने भी नोटिफिकेशन और नेसेसरी इंस्पेक्शंस के लिए हमें जो डेटाज होते हैं हमें वो सबमिट करा के हमें इंस्पेक्शन करवानी होगी। थर्ड हमें अपनी वाटर और सीवरेज के लिए यूटिलिटी कनेक्शन ऑब्टेन करने होंगे एंड एट द एंड उसको उस वेयर हाउस को रजिस्टर करवा के उसको सेल कर देना होगा कंप्लीशन के बाद, क्योंकि हम उसको रख नहीं सकते, हमें हर हाल में सेल करना है। फिर इसमें टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा, इसमें यह कि इसमें कोई गैदरिंग इंफॉर्मेशन लेने के लिए कोई ज़रूरी टाइम नहीं रिक्वायर्ड होगा। और हर प्रोसीजर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर प्रोसीजर एक सेपरेट डे पे होगा। ऐसा नहीं हो सकता हम एक से ज़्यादा प्रोसीजर सेम डे पे कर लेंगे, एक हो गया तो हम जल्दी जल्दी दूसरा भी कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। हर प्रोसीजर को अलग अलग टाइम देना होगा और एक प्रोसीजर तभी कंसिडर होगा कंप्लीटेड जब वो उसके जो हमें फाइनल डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएगा। फिर उसमें कॉस्ट क्या होगी, जो वही ऑफिशियल कॉस्ट होगी जो उसके लाइसेंस परमिट्स में जरूरी होंगी वही इसमें लगेगी। कोई ब्राइब्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती हमें यहाँ पे। नेक्स्ट एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में कुछ बताया गया कि कंस्ट्रक्शन कंपनी किस तरह होगी। एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होगी, 100% डोमेस्टिकली और प्राइवेटली ओन्ड होगी। उसके 5 ओनर्स होंगे जो कि लीगल एंटिटी नहीं होंगे। एक उसमें से लाइसेंस आर्किटेक्ट होगा, एक लाइसेंस इंजीनियर होगा, दोनों रजिस्टर्ड होंगे लोकल एसोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट्स ऑफ इंजीनियर से। और ये कि जो लैंड है वो खुद ओन किया होगा। वेयर हाउस जो बना रहे तो उसके पास ना वो लैंड ओन हो, ये ना हो कि वो किसी से लीज पे लेके वो कर रहा हो। ये ऐसे नहीं हो सकता, वो पहले लैंड को ओन करेगा, नेक्स्ट वो वेयर हाउस वहाँ पे सेल कर बना के सेल कर सकते हैं। फिर ये कि जो वेयर हाउस है वो जनरल स्टोरेज एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, जो कि जैसे बुक्स होगी या स्टेशनरी होगी उसके लिए यूज़ किया जाएगा। उसकी 2 स्टोरीज होंगी कि 2 फ्लोर्स आप कह सकते हैं, वो होंगी ग्राउंड से ऊपर। एक तो ग्राउंड होगा, फिर फर्स्ट फ्लोर एंड देन सेकंड फ्लोर। और उसकी टोटल कंस्ट्रक्शन जो होगी वो 1300.6 स्क्वायर मीटर, जो कि 14,000 स्क्वायर फीट के मतलब बराबर होती है। हर फ्लोर 3 मीटर्स हाई होगा, जो कि 9 फीट 10 इंचेस की इक्वल है। और लैंड प्लॉट जो होगा अप्रॉक्सीमेटली 9 to 9 स्क्वायर मीटर, जो कि 10,000 स्क्वायर मीटर के इक्वल है, उतना होगा और 100% ओन्ड होगा। और वेयर हाउस की जो वैल्यू होगी वो इनकम जो हम जितना भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके 50 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए। फिर एक कंप्लीट आर्किटेक्चर और टेक्निकल प्लान जो भी बनाएगा वो एक लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट होगा। और ये कि 30 वीक्स इसको मिनिमम 30 वीक्स रिक्वायर्ड होंगे कि 30 वीक्स के अंदर अंदर उसको कंस्ट्रक्ट करने में लगे। नेक्स्ट है कि वाटर एंड सीवेज कनेक्शन के बारे में बताया गया है कि वाटर एंड सीवेज कनेक्शन किस तरह हम करेंगे, किस तरह ज़रूरी है। फर्स्ट है कि वो 150 मीटर या 492 फीट का उसमें होना चाहिए वाटर सोर्स और सीवेज डैम। और अगर कोई वाटर डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे तो हमें वहाँ पे बोर होल करवाना पड़ेगा। और ये कि अगर नॉर्मल एवरेज यूज होगा वो 6 उसके लिए नॉर्मल एवरेज यूज होगा वो 662 लीटर, जो कि 175 गैलन
पर डे होगा, और वेस्ट फ्लो जो होगा वो 568 लीटर जो कि 150 गैलन्स के इक्वल है, और पीक वाटर यूज 1325 लीटर होना चाहिए एक दिन में, और वेस्ट वाटर फ्लो जो होगा वो 1136 लीटर जो कि 300 गैलन्स होना चाहिए। और ये कंस्ट्रक्ट जो होगा वो एक कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर होना चाहिए जो कि एक डिमांड के अकॉर्डिंगली होगा, और वेस्ट फ्लो जो हो गया वो थ्रू आउट द ईयर 1 इंच इन डायमीटर में के लिए वेस्ट फ्लो के लिए जो पाइप होगा 1 इंच होगा डायमीटर उसका, और जो सीवरेज के लिए यूज होगा वो 4 इंच इन डायमीटर होगा उसका कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट ये आ जाता है हमारे पास उसके लाइसेंसेस एंड परमिट्स जो हमें ज़रूरी होंगे वेयर हाउस को बनाने के लिए। फर्स्ट प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट के लिए जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी से हमें रिव्यू कराना होगा वो होगा हमें टोरंटो म्यूनिसिपल अथॉरिटी, इसकी एजेंसी है जो वो डील करती है, और इसमें टोटल टाइम 30 डेज का लगता है, और एसोसिएटेड कॉस्ट जो है 547 कैनेडियन डॉलर्स है। नेक्स्ट के हम जोनिंग सर्टिफिकेट को किस तरह अप्लाई ले सकते हैं, वो उसके लिए एजेंसी है चीफ बिल्डिंग कंट्रोलर, और ये कि यहाँ पे ना जोनिंग सर्टिफिकेट कॉस्ट जो है वो 25% हमारी परमिट बिल्डिंग परमिट फीस की होती है, कि जितना हमें बिल्डिंग को की परमिट फी लगी है उसकी 25% जोनिंग सर्टिफिकेट में लग जाता है हमारा, और ये 30 डेज के अंदर हमें मिल जाता है कंप्लीट होके, और इसमें जो कॉस्ट लगती है वो 3716 कैनेडियन डॉलर लगती है। फिर साइट प्लान अप्रूवल के लिए हम कि जो हमें साइट प्लान अप्रूवल चाहिए होता है म्यूनिसिपल अथॉरिटी से, वो हमें टोरंटो म्यूनिसिपल अथॉरिटी से लेना पड़ेगा। सिटी स्टाफ की सारी प्री कंसल्टेशन होती हैं, आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत इस लाइसेंस में बहुत सारे हमें लाइसेंसेस साथ में हमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, जिसके अंदर हमारी साइट से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, फ्लोर प्लान हैं, एलिवेशन हैं, SWM है, सब कुछ हमारा इसमें कवर्ड हो जाता है। और ये कि 3 to 9 मंथ्स इसमें बेसिकली लगते हैं इस प्रोसीजर को कंप्लीट होने में। आप ही कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 180 डेज इसमें लगते हैं, कैनेडियन डॉलर 31,042 इसमें रिक्वायर्ड होता है। फिर बिल्डिंग परमिट के लिए टोरंटो सेम म्यूनिसिपल अथॉरिटी के पास ही हम जाएंगे, वहाँ पे ये कि हमारे बिल्डिंग परमिट हमें इशू किया जाता है सिटी ऑफ टोरंटो की तरफ से, और ये कि सिटी जो है टेम्परेरी बिल्डिंग परमिट भी हमें दे सकती है, फाइनल बिल्डिंग परमिट भी। सबसे पहले ये होता है कि हमें ना पहले टेम्परेरी बिल्डिंग मिलता है उसी टाइम, तो उसके बाद फाइनल बिल्डिंग परमिट जो होता है वो कुछ टाइम बाद हमें मिलता है, जो कि साइट के अप्रूवल के बाद मिलता है। साइट की अप्रूवल होगी, जो वहाँ के इंस्पेक्टर्स जब वो आएंगे साइट की अप्रूवल करेंगे कि इतना पार्किंग स्पेस है, और जो भी हमने मतलब उसमें मेंशन किया कि इतना ये हमारा बिजनेस है, तो उसके लिए उसी के अकॉर्डिंगली हमारे प्लान के अकॉर्डिंग उतनी स्पेस है हमारे पास कि नहीं है, तो ये सब कुछ वो चेक करके कि एनर्जी एफिशिएंसी है, इलेक्ट्रिकल डिजाइन भी बिल्कुल ठीक है, मैकेनिकल डिजाइन बिल्कुल ठीक है, आर्किटेक्ट्स वगैरह सब कुछ वो सब देख के उसके बाद हमें ये बिल्डिंग परमिट हमें इशू करेंगे, जो कि 15 डेज का टोटल टाइम लेगा, और उसमें हमें 11,149 कैनेडियन डॉलर्स टोटल लगेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कि हम फाउंडेशन वर्क इंस्पेक्शन लेंगे, कि हमें वर्क इंस्पेक्शन के लिए भी परमिट चाहिए होगा, जो कि टोरंटो म्यूनिसिपल अथॉरिटी से ही होगा। ये बेसिकली हमारे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, हमारे प्लान्स होंगे, उन हमारे मेंशन प्लान के अकॉर्डिंगली जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं उसकी स्टेजेस को, उसके काम को, हर चीज़ वो आगे चेक करेंगे। एक इंस्पेक्टर होगा जो कुछ टाइम बाद आके हमारे बिजनेस में आके वो विजिट करेगा और देखेगा कि हर काम प्रॉपरली हो रहा है कि और अंडर इंस्पेक्शन हो रहा है कि नहीं। और इंस्पेक्शन जो है 48 आवर्स पहले, इंस्पेक्शन से पहले वो ना 48 आवर्स पहले हमें नोटिस करेंगे कि नोटिफाई करेंगे कि हम इंस्पेक्शन के लिए हम
आएंगे और इस तरह के, और टोटल 1 डे का इसमें टाइम लगेगा, इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। फिर ये कि हमें फ्रेम इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करना होगा, वो होगा कि टोरंटो वही सेम म्यूनिसिपल अथॉरिटी के थ्रू होगा। ये हमें फ्रेम इंस्पेक्शन कंडक्ट करके देंगे, हमें बिल्डिंग इंस्पेक्शन को भी रिव्यू करेंगे, और हमारे जो कंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग जितने भी स्टेजेस होते हैं ना, ये उन सबको इंस्पेक्ट करेंगे। और ये इसलिए शो किया जाता है कि हमारा जो काम हो रहा है बिल्डिंग के कोड और अप्रूव प्लान के अकॉर्डिंगली हो रहा है कि नहीं हो रहा। इंस्पेक्टर सेवरल टाइम्स हमारे पास विजिट कर सकता है। ये सेम ये है कि उसको हमें 48 आवर्स पहले उसको नोटिफाई करना होगा कि वो हमें ये कंपनी को इंस्पेक्शन के लिए हमारी कंपनी में आए, और ये कि 1 डे का इसमें टाइम लगेगा, इसमें भी कोई चार्जेस नहीं होंगे। फिर ड्रेनेज सस्पेंशन होगी, जिसमें हमारे जितने भी ड्रेनेज का इशू है वो सब कुछ ड्रेनेज सिस्टम चल रहा है उसको ये मैनेज करेगा, उसको इंस्पेक्ट करेगा। इसमें भी इंस्पेक्टर्स हमारे पास आएंगे जो कि 48 आवर्स पहले हमें बुक कराने पड़ेंगे, और ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा वो एक टेस्टिंग मतलब हमारी जो टेस्टिंग के लिए हमारा तैयार हो जाएगा हमारा वेयर हाउस। और टोटल टाइम ये 1 डे का लेंगे, इसमें कोई कॉस्ट नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा काम हो जाएगा। फिर हमारी सेंट्री इंस्पेक्शन होगी। सेंट्री इंस्पेक्शन भी वो अपने हमारे स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंस्पेक्ट करेगी, और ये इसमें भी सेम यही होगा कि हमारे पास इंस्पेक्टर आएगा, वो इंस्पेक्ट करेगा। 48 आवर्स पहले उसको बुक कराना पड़ेगा। इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें वो हमें सेम वापस फिलिंग और टेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा हमारा वेयर हाउस, और इसमें टाइम रिक्वायर्ड जो है वो 1 डे का है, और कॉस्ट इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट प्लम्बिंग इंस्पेक्शन होगी। सेम वो ऐसे ही होगी जैसे मैंने आपको पहले कुछ इंस्पेक्शंस बताई हैं कि टोरंटो म्युनिसिपल अथॉरिटी के थ्रू आएगा एक इंस्पेक्टर, जो कि इंश्योर करेगा कि जितनी भी प्लम्बिंग हो रही है वो प्रॉपरली हुई है कि नहीं हुई। और बेसिकली सारे जो इंस्पेक्शन है वो हमारे वेयर हाउस को आगे जो हमारे वेयर हाउस सेल करेंगे तो उसके लिए हो रही है, तो कि टेस्टिंग पर्पज के लिए कि सब प्रॉपर है, और इसी बेसिस पे, क्योंकि वेयर हाउस का आपको पता है कि वहाँ पे एक बल्क अमाउंट में चीज़ें स्टोर की जाती हैं, तो उसी हिसाब से ये, और इसमें भी टाइम 1 डे का होगा, और कॉस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट हमारे पास वाटर सीवेज कनेक्शंस हमें ऑब्टेन करने होंगे, वो भी हमारे टोरंटो वाटर या वाटर रिन्यूअल से हमारा एक एजेंसी है वहाँ से होगी, जो कि हमें अप्रूव्ड और गारंटी या हमें प्रोसीजर हमें वो कंप्लीट हमें करके देंगी। ये होगा कि वहाँ पे हमें वाटर सेवर के जितने भी कनेक्शन है वो हमें प्रोवाइड करेंगे, और ये बेसिकली 14 डेज का हमें टाइम लेगा, और कॉस्ट इसमें $7,500 लगेंगे। हमारी डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन होगी। डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन जो है वो फायर डिपार्टमेंट टोरंटो म्युनिसिपल अथॉरिटी करेगी। फायर डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर कंडक्ट करेगी इंस्पेक्शन, और इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, और लेकिन ये है कि टाइम इसका 3 डेज का होगा। 3 डेज मुसलसल हमारी इंस्पेक्शन होगी डिपार्टमेंट्स की। नेक्स्ट फाइनल इंस्पेक्शन की जाएगी, जो हमारे उसके बाद हमें परमिट दिया जाएगा। फाइनल इंस्पेक्शन एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर कंडक्ट करेगा, जो कि कंप्लीट टाइम जो लेगा वो 1 डे का होगा, उसमें भी कोई चार्जेस नहीं है। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com, या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971 565 499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।